जी सर, शुरू करें सर? हाँ, शुरू करते हैं। चाहते रहेंगे। हाँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी किसान बंधुओं का। बलराम कृषि संदेश हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है व्हाट्सएप का। हम लोग फेसबुक पर करीब 4000 मेंबर्स के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप पर करीब 170 मेंबर्स के साथ सभी किसान बंधुओं के साथ और देश के अग्रणी वैज्ञानिक जिसमें कृषि से संबंधित विद्यार्थी हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनके साथ का एक समूह है किसानों के लिए, किसानों के द्वारा और किसानों के लिए समर्पित। हम लोगों ने एक रबी की फसल 2020 और 21 के अंतर्गत वेबिनार की श्रृंखला चालू की है, जिसमें ये आज 7वां वेबिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसमें आज हमारे बीच डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, जो पन्ना केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हैं। और इसी संबंध में मैं हमारे बीच हमारे मेंटोर, हमारे जो बड़े हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं, ब्रीडर हैं आप अलसी के सागर में। और मैं चाहूंगा कि प्यासी सर संस्था के बारे में बताएं और डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सभी किसान बंधुओं को। जी जी, सभी साथियों को सादर नमस्कार। सभी साथियों को सादर नमस्कार। मैं ये आवाज, जहां से आवाज आ रही है कृपया अपना अपना माइक बंद रखें सभी लोग, और यदि संभव हो तो अपने वीडियो भी ऑफ रखें, जिससे कि बात सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई जा सके। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो ऑफ रखें। जब आपकी आवश्यकता हो तभी आप वीडियो को ऑन करें, जिससे कि सभी लोग बातों को सुन सकें। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी वैज्ञानिक हूं, अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सागर के कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब हैं, जो कि बलराम संदेश एक किसानों का संगठन है और किसानों एवं वैज्ञानिकों का बनाया हुआ आपस का संगठन है, जिसमें हम नई नित्य नई जानकारियों और नवीन अनुसंधान और प्रसार के जो भी विश्व या देश लेवल में जो भी नए अनुसंधान होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी जानकारियों को, साथ ही साथ जो है उन्नत प्रसार तकनीकी की जानकारी, नए अनुसंधान की जानकारी, साथ ही विकास में नए जो है चीजों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही किसानों के द्वारा किए गए उनके खेतों में अभिनव प्रयोगों को किसानों के माध्यम से ही किसानों के लिए जो है उपलब्ध कराते हैं। उन जानकारियों को संकलित करके, समाहित करके किसानों के माध्यम से ही प्रस्तुतिकरण कराते हैं। रबी, जैसा कि आपको सौरभ जी ने बताया कि रबी फसलों की दृष्टिकोण से हम जो है एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें हम जो है सभी विभिन्न प्रमुख रबी फसलों की जानकारी जो है आम किसानों तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी दिशा में जो है आज हमारी जो फसल है वो है मसूर, और हमारे बीच मसूर के जानकारी के लिए हमारे बीच जो है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी साहब, जो कि वैज्ञानिक पौध संरक्षण है, साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के प्रभारी जो है प्रभारी हैं। मैं उनका मैं विस्तृत परिचय बताना चाहूंगा कि लगभग 15 सालों का जो है वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी सर का अनुभव है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। लगभग 12 वर्षों तक डॉक्टर त्रिपाठी साहब सागर केवीके और छतरपुर केवीके में अपनी सेवाएं देने के बाद वर्तमान में जो है पन्ना केवीके के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जिले के किसानों को नई तकनीकी जानकारियों, कृषि प्रसार की जो है उन्नत विधियों को जो है उन किसानों तक उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक बात पौध संरक्षण की आती है, सर का अनुभव अद्वितीय है।
पौध संरक्षण के चाहे रासायनिक उपाय हो, साथ ही साथ जो है यांत्रिक उपाय एवं वैज्ञानिक जो है जैविक उपाय को सभी को संकलित रूप से डॉक्टर त्रिपाठी आज आप सब लोगों के जो है प्रस्तुत करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर त्रिपाठी साहब द्वारा आज का जो दिया गया उद्बोधन दिया गया अपने जो है अनुभव से अपने अनुभव से मसूर की फसल में पौध संरक्षण के साथ साथ नवीन प्रजातियों की जानकारी और अन्य सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी रोचक होगी। साथ ही साथ आप अपनी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आपके कौतूहल हो, जो भी आपके प्रश्न हो, वो चैट बॉक्स में निरंतर आप डालते रहें। साथ ही वो मित्र जो न पहली बार जो है बलराम संदेश को ज्वाइन किए हैं, वो अपना नाम और पता के साथ में व्हाट्सएप नंबर भी चाहे तो साझा कर सकते हैं, जिससे भविष्य में जब कभी हम वेबिनार हर एक सप्ताह में 2 वेबिनार हम आयोजित करते हैं तो आगामी वेबिनार की जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी। तो मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी साहब का, उनके जो है ज्ञान का, उनके अनुभव का को साझा करने के लिए आप सबके बीच स्वागत है डॉक्टर त्रिपाठी सर। यासी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विस्तृत परिचय देने के लिए। साथियों, मेरा ऐसा कोई बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं किसानों के साथ और जो किसानों से हमें फीडबैक मिलता है, जो हम कोई डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं या ट्रायल करते हैं या क्रॉप कैफेटेरिया में क्रॉप लगाते हैं, उसी से हमने मसूर के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश की है, जो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मसूर, हम अपने बात करें बुंदेलखंड की, कम से कम यहाँ एक नगदी फसल के रूप किसान भाई लेते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो और चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो। यहाँ पे किसान भाई नगदी फसल के रूप में मसूर की खेती उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र है, जहाँ नमी की या पानी की बहुत कमी होती है। आज वर्तमान समय में जो सब बात है कि जब किसान भाई चने की खेती करते हैं उसमें भी उसी समय पानी लगा देते हैं, मसूर की खेती करते हैं उसमें भी गेहूं के टाइम पे पानी लगा देते हैं। मसूर की खेती या चने की खेती हमें उन क्षेत्रों में करना है जहाँ पे पानी की कमी है। अगर सिंचित अवस्था है तब आपको गेहूं के विकल्प पे जाना है। नेक्स्ट मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट, हम वैश्विक परिदृश्य में अगर भारत की बात करें तो दलहन उत्पादन के बारे में हमारा जो क्षेत्रफल है वो काफी अच्छा है, लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर हमारा एरिया है, और जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है ये भी हमारी वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी से हमारी करीब करीब बराबर है। और हम देखते हैं पिछले 5-6 वर्षों में दलहन का इतना अच्छा उत्पादन हमारे देश में हुआ कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, जो विश्व का प्रोडक्शन है, वो हम कम से कम 33% हम विश्व के प्रोडक्शन को भारत देश में ले रहे हैं। तो अभी तक हम जो बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करते थे, अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा दालों का आयात करना पड़ रहा है। हमारे पास दालों की पर्याप्त भंडार है और ये सारी जो मेहनत है वो किसानों और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। नेक्स्ट, अगर हम भारतीय परिदृश्य में बात करते हैं तो हमारा जो मसूर है वो लगभग 6% क्षेत्रफल में मसूर है, जबकि अन्य जो दलहनी फसलें हैं उनका एरिया काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि मसूर की तरफ जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र है, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ नमी की कमी है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, यदि हम वहां पे मसूर की क्रॉप को ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें मसूर से ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो दलहनी फसलें हैं वो करीब करीब 7.32 मिलियन हेक्टेयर में ली जाती है, और हमारी जो उत्पादकता है वो उत्पादकता 911 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्र है उसमें 20% में दलहन होती है, और पूरे देश का जो 20% हिस्से में हम दलहन की खेती कर रहे हैं उसमें उत्पादन हमारा करीब करीब 24% है।
और हमारी जो प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो चने की प्रोडक्टिविटी हमारी काफी अच्छी है, 1063 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और इसी तरह मसूर की भी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 1034 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारी प्रोडक्टिविटी मसूर की है। तो इसका मतलब ये है कि मसूर और चना दोनों हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। हमारे क्लाइमेट में, हमारी जलवायु में, हमारी मिट्टी में मसूर की फसल बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बात करते हैं एक्सटेंशन गैप की। एक्सटेंशन गैप का मतलब है कि हमने किसानों के क्षेत्र पे जाके डिमोन्स्ट्रेशन किए और किसान की पद्धति से वहां जो खेती हो रही है उन दोनों का जो अंतर था, वो अंतर मसूर के लिए अभी भी 366 किलोग्राम है। मतलब 1 हेक्टेयर जगह में अगर हमने हमारे डिमोन्स्ट्रेशन किए, वैज्ञानिक पद्धति से खेती की, तो वहां पे अगर हमें 1366 किलोग्राम मसूर मिली तो किसान को उस स्थिति में, वहां उसी परिस्थिति में, उसी परिवेश में केवल तकनीकी का कुछ कमी है, उसकी वजह से 366 किलोग्राम का अंतर है। यानी अगर हम मॉनिटरी बात करें और यदि 5,000 रुपए क्विंटल भी मसूर की बिक्री होती है तो 15-16 हजार रुपए अभी हम प्रति हेक्टेयर में जो वैज्ञानिक पद्धति, जो किसान के खेत पे उत्पादन मिल रहा है, आइडियल कंडीशन की बात नहीं करें, उसी परिवेश में, चाहे हम दूसरी दालों की बात करें, चना की बात करें, अरहर की बात करें, ग्रीन ग्राम की बात करें, आपका ब्लैक ग्राम की बात करें, इन सभी में अभी एक्सटेंशन गैप है। एक्सटेंशन गैप मतलब जो कृषि पद्धति वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के खेत पे की गई प्रदर्शित, उसमें और किसान अपनी जो खुद की पद्धति कर रहा, मतलब अभी हमारे पास बहुत 3.5 कुंटल 3 कुंटल 66 किलोग्राम का एक बहुत बड़ा गैप है, जो हम उन्नत तकनीकी को अपना के पूरा कर सकते हैं और हम इससे काफी लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, मसूर की हम बात करें, ये टर्की से दक्षिण ईरान के बीच का जो इलाका है वहां इसकी उत्पत्ति बताई गई है। मुख्य रूप से मसूर की खेती कनाडा, भारत, टर्की, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। भारत में इसकी खेती 13,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और जो इसकी उत्पादकता है वो 1,034 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। भारत देश में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो है प्रमुख मसूर उत्पादक राज्य हैं और यहाँ लगभग 95% मसूर की खेती की जाती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी लगभग 5,10,000 हेक्टेयर में मसूर की खेती की जा रही है और इसके अभी बढ़ाए जाने की काफी संभावना है। हमारी जो जलवायु है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, वो मसूर की खेती के लिए बहुत बेहतर है और इसके अगर हम इसका एरिया हमारा इंक्रीज होता है तो निश्चित तौर पर किसानों की जो पर कैपिटा जो पैसे की उपलब्धता है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट, मसूर क्यों जरूरी है, क्यों खाना चाहिए, क्यों, क्या उपयोग है? ये बहुत सुपाच्य है और पुरानी दलहनी फसल है जो कि रबी मौसम में वर्षा आधारित क्षेत्रों में या बारानी क्षेत्रों में ली जाती है। इसमें 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 11% पानी और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दाल के रूप में या खासतौर से नमकीन बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। इसका जो भूसा है वो काफी पौष्टिक होता है। यदि जानवर इसको खाते हैं तो उनकी दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि दलहनी फसल होने के कारण जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण किया जाता है और भूमि में लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, इस क्रॉप के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। कुछ दलहनी फसल होने की वजह से ये कुछ इसका स्वयं उपयोग करते हैं इस मसूर के पौधे, और करीब करीब 60 से 75% तक आगामी वर्षों में, जो आगामी सीजन में जो फसल ली जानी है उसके लिए नाइट्रोजन वहां उपलब्ध रहता है, जिससे हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अगर हम वानस्पतिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 2n = 14 इसके जो क्रोमोसोम होते हैं और ये फेबियसी कुल का पौधा है। इसको मसूर या मसूरा हमारे भारत देश में इसका जो मेन नाम है वो एक साइंटिफिक उसमें जो है फेबियसी कुल की ये क्रॉप है। नेक्स्ट, इसकी जो पोषक वैल्यू हमने आपको पहले भी बताई, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है अलग अलग वेराइटीज में 24 से 26% होती है।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेसे काफी होते हैं इसमें 3.2, फॉस्फोरस कंटेंट काफी होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए भी रहता है इसमें, और विटामिन सी भी रहता है। मतलब इसमें जो रेशे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी जो प्रोटीन है वो सुपाच्य प्रोटीन है, तो इसको खाने से जल्दी पच जाता है। तो ये एक अच्छा पोषक जो दलहनी फसल है, दाल है, इसकी दाल काफी अच्छी होती है, और इसको यदि हम उपयोग करते हैं तो जो है हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है। नेक्स्ट, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? अगर हम मसूर खाते हैं तो ये वेट लॉस होता है। इसको ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि मसूर खाने से वजन नहीं बढ़ता, वजन में बल्कि कमी आती है। कैंसर के रिस्क को हम कर सकते हैं, हमारे हार्ट के लिए अच्छी है। डाइजेशन हमने आपको बताया, फाइबर इसमें 3.2% है, तो जो फाइबरस क्रॉप होती है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए अच्छी, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। इसमें डायबिटीज के लिए, डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो फाइबर है वो सुपाच्य होते हैं, और इसको खाने से हमारी स्किन का जो ग्लो है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा मसूर खाना चाहिए। नेक्स्ट, इसकी जो कम उत्पादकता है, जो हमने हमारे जो अपने अनुभव है या हमने किसान भाइयों से जो जानकारी ली उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसमें जो विल्ट डिसीज लगती है, सूखा रोग लगता है या स्क्लेरोशियल विल्ट बीमारी लगती है, वो इसकी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि आज के वर्तमान परिवेश में जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी नई वैरायटी आ रही है, उसमें जरूरी है कि वो वैरायटी हर हालत में उक्टा निरोधी हो। दूसरा ये है कि मसूर की या दूसरी जो दलहनी फसलें हैं उनको थोड़ा नेग्लेक्टेड क्रॉप के रूप में लोग उगाते हैं, अनुपजाऊ भूमि में, खराब जमीन में, उसमें कोई खाद उर्वरक नहीं डालते हैं, है ना। फास्फोरस और पोटास तो खासतौर से डालते ही नहीं है लोग, थोड़ा बहुत डालेंगे तो यूरिया का उपयोग कर, डीएपी का उपयोग करते हैं, इसके अलावा कोई पोषक तत्व उसमें ज्यादा मात्रा में नहीं थे। दूसरा ये कि उन्नत जो बीज हैं, अभी पिछले 4-5 वर्षों की बात करें तो जरूर जो वैरायटी है मसूर की उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में अभी भी नहीं है, और रोग प्रतिरोधी किस्मों का कम प्रचलन है। जो किसान भाइयों के पास उपलब्ध है उन्हीं किस्मों को लोग लगाते हैं। दूसरा, क्योंकि रबी मौसम की ये वर्षा आधारित या कम पानी वाली फसल है, इसलिए इसमें कोई रिसर्च वीट कंट्रोल की नहीं हुई है, तो वीड्स की प्रॉब्लम है, और वर्तमान में जो मेन पावर की प्रॉब्लम है, निदाई करने की समस्या है, इसकी वजह से खरपतवार, और अगर फ्रॉस्ट पाला पड़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है जनवरी फरवरी में, तो इस फसल में काफी नुकसान होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम अर्ली मैच्योरिंग जो वेराइटीज हैं उनको हम उपयोग कर सकते हैं। जमीन में बीमारी ना लगे, उकटा बीमारी ना लगे, उसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट आवश्यक रूप से करें। हर हालत में बीजोपचार करके ही हमें बोनी करना है, बिना बीजोपचार के बोनी ना करें। और जो बीज की अनुपलब्धता है उसके लिए हम खोज के जो भी हमारे किसान भाई इसकी खेती पिछले वर्ष की थी, या जो हमारी सीड सिस्टम है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि जिस क्षेत्रों में मसूर की खेती होती है वहां पे मसूर का बीज उत्पादन जरूर किया जाए। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का एक पॉकेट है जहाँ काली मिट्टी होती है, वहाँ मसूर काफी अच्छी होती है, तो वहाँ मसूर का बीज उत्पादन जरूर हो, जिससे लोकल लेवल पे किसानों को बीज की उपलब्धता हो सके। तो ये एक पॉलिसी मैटर है। नेक्स्ट, हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लगभग 130 हेक्टेयर में डेमोन्स्ट्रेशन किए हमारे सागर जिले में और पन्ना जिले में, और हमने देखा कि हमें मसूर की उत्पादकता किसान भाइयों की उत्पादकता की तुलना में 56% ज्यादा हमें क्रॉप यील्ड प्राप्त हुई। और उसमें हमने सिर्फ गिने चुने 2-3 इंटरवेंशन लिए, एक इम्प्रूव वेराइटी उनको दी जिसमें रोग की संभावना कम थी, और जो किसान भाई उर्वरक उपयोग कर रहे थे हमने उनको उर्वरक खाद नहीं दिया, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का हमने उनको इंटरवेंशन दिया, उनको राइजोबियम से बीजोपचार कराया, उनका ट्राइकोडर्मा से सॉइल ट्रीटमेंट कराया, उनका पीएसबी से उपचार कराया। तो उसकी वजह से जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ी है, उस उपलब्धता की वजह से क्रॉप में लगभग 56% का इंक्रीज हमें मिला। नेक्स्ट, मसूर के उत्पादन बढ़ाने की जो आवश्यकता के उपाय हैं, सफल हम कैसे हो सकते हैं कि तकनीकी जो जानकारी है लोगों को अपनाना पड़ेगी, लोगों को जो स्किल है इस मामले में उसको डेवलप करना पड़ेगा, उपयुक्त वातावरण तैयार करना पड़ेगा। वातावरण मतलब एमएसपी पे खरीदारी हो, इसके लिए जो इनपुट्स हैं वो प्रॉपर मिलें,
शासकीय जो सहयोग है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, वो इसको प्रमोट करने वाली हो, और टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसके जगह जगह पर रिमोट एरिया में हो, जहाँ पे मशरूम की खेती हो रही है और लोग अभी नहीं जानते हैं उसके बारे में, वहां पर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएं एक बड़े स्केल में, बड़े एरिया में, जिससे लोग जो है इसके बारे में अवेयर हो सके, तो निश्चित तौर पे मसूर का उत्पादन काफी अच्छा प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, मसूर की जो खेती है वो सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन जो दोमट और मध्यम से मटियार दोमट मिट्टी है इसके लिए काफी उपयुक्त है। बुआई के समय जो हल्की जुताई करके खेत को समतल करके और पाटा लगा दें, ताकि नमी है वो खेत में बनी रहे। जनरली क्या करते हैं कि जो बरसात आधारित क्षेत्रों में या कम नमी में लोग बरसात की नमी में उपयोग करते हैं, तो उसको बोने के बाद पूर्ण को खोल देते हैं, जिससे उनका अंकुरण कहते हैं कि जल्दी होगा, लेकिन पूर्ण को खोल देने से नमी का ह्रास होता है और बाद में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, या पानी की कमी में पौधे उतना ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये दूसरी जो मसूर की बोनी का समय है वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक असिंचित क्षेत्रों में, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, और जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है वहां पे हम नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बोनी कर सकते हैं। यदि हम समय से बोनी करते हैं तो 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और देर से बोनी करते हैं तो हमें 10 किलोग्राम बीज का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें जो बात आती है बीज दर की, यदि हमने बड़े दाने वाली वैरायटी का उपयोग किया, जैसे मल्लिका मसूर है, अगर हमने इसका उपयोग किया तो हमें 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग करना पड़ेगा, और छोटे दाने वाली जो किस्में हैं उनका 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो पर्याप्त पौध संख्या जो हमारी है वो मिलेगी, और पर्याप्त पौध संख्या मिलने तो उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, कतार से कतार की जो दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज को बोने से पहले हर हालत में बिना बीजोपचार के कोई भी बीज नहीं बोना है। भारत सरकार भी ये कहती है कि बीजोपचार हर किसान कर रहा है, हम भी ये मानते हैं कि बहुत जागरूकता किसान भाइयों में बीजोपचार के प्रति आई है। तो कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या जो मिश्रित फफूंदनाशी है कार्बोक्सिन प्लस थायरम, इनकी 2 ग्राम मात्रा से, अथवा यदि हम जैविक पे जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, दोनों में से किसी भी एक जैविक फफूंदनाशी की 10 ग्राम मात्रा या 10 मिलीलीटर मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। बीजोपचार करने से फसल के जो बीजों का अंकुरण है वो 5 से 10% तक ज्यादा प्राप्त होता है। साथ ही बीज के अंदर या बीज के बाहर जो भी रोग फैलाने वाले रोगाणु होते हैं वो रोगाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, और हमारी फसल को आगे आने वाले समय में बीमारी के प्रकोप से हम बचा सकते हैं। तो बीजोपचार बहुत आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास ये हमारे पूरे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अलावा जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, 22 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे JNKVB के अंतर्गत हैं, वहाँ सभी KVKs में इसका सेल काउंटर है। बिक्री के लिए ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास अवेलेबल है, तो इसका जरूर उपयोग करें। इसके अलावा जो हमने जब फंजीसाइड से बीजोपचार कर लिया उसके बाद राइजोबियम, मसूर का राइजोबियम अलग आता है, तो आप ये ध्यान रखें कि राइजोबियम से जब बीजोपचार करें तो इसके लिए मसूर वाला राइजोबियम ही उपयोग करें, और इसके बाद PSB कल्चर से हम उपचार करें। राइजोबियम कल्चर जो हमने आपको बताया कि राइजोबियम कल्चर से उपचार करने पर नोडुलेशन ज्यादा होता है, ग्रंथीकरण ज्यादा होता है। जब नोडुलेशन ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा और क्रॉप की ग्रोथ अच्छी आएगी। अगर मान लो आपको राइजोबियम नहीं मिल पाता है तो ऐसे खेत जिसमें पिछले वर्ष मसूर की फसल लगाई गई हो, वहां से 1.5 से 2 कुंटल मिट्टी हम लाके उस खेत में डालें जहां पे हम मसूर की खेती कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जिस खेत में मसूर की खेती की गई होगी वहां पे मिट्टी में राइजोबियम होगा, और वहां से हम 1.5 से 2 कुंटल मिट्टी निकाल के खेत की ऊपर की और ऐसे खेत में डालें जहां पे हमने राइजोबियम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारी राइजोबियम की पूर्ति हो सकती है। और इसके बाद हम PSB कल्चर का उपयोग करें। PSB कल्चर जो है वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितना हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं, फास्फोरस युक्त उर्वरक डालते हैं, उनका लगभग 70% भाग जमीन में फिक्स हो जाता है। यदि हमने PSB कल्चर का रेगुलर उपयोग किया, चाहे वो मिट्टी के उपचार में चाहे वो बीज उपचार में, तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में लाके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और PSB क्यों जरूरी है या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है? खासतौर से दलहनी फसलों में रूट सिस्टम अगर मजबूत होगा, जड़ तंत्र मजबूत होगा, तो हमारी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, उसमें बीमारी का प्रकोप कम होगा।
इसलिए जो है पीएसबी कल्चर का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। नेक्स्ट, अब हम मसूर की वैरायटीज की बात करते हैं। हम मध्य प्रदेश या हमारे जो लगा हुआ इलाका है वहां की बात करें, हमारी एक जो वैरायटी जवाहर मसूर 3 है, बहुत शानदार वैरायटी है। पुरानी वैरायटी होने के बावजूद भी इसकी काफी लाइकिंग है, इसके उत्पादन भी अच्छा है और ये अर्ली मैच्योरिंग है, जल्दी पकने वाली किस्म है। इसके अलावा एक अभी ग्वालियर विश्वविद्यालय से नई वैरायटी निकली है RBL 31 के भी काफी अच्छे परिणाम है और हाइल्डिंग वैरायटी है ये। इसके अलावा IIPR कानपुर से IPL 316, IPL 81, DPL 62, ये तीनों वैरायटी IIPR कानपुर की हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 115 से 120 दिनों का है और इनकी भी काफी अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये सभी उकटा निरोधी किस्में हैं। एक HUL 57 वैरायटी है, दूसरा पंथ 8, पंथ L 4076 और एक K75 मल्लिका के नाम से आती है। ये वैरायटी हम इनका उपयोग करें। ये सभी वैरायटी पीला जो विल्ट है रेजिस्टेंट वैरायटी है। स्वस्थ, साफ सुथरा और प्रमाणित बीज हमें उपयोग करना चाहिए जिसका अंकुरण कम से कम 70% हो। इससे अधिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि 70 हो, लेकिन 70 से अधिक होना चाहिए, एकदम बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त हो सके। ये सारे जो बीज हैं वो सीड चेन में है, इनका बीज मिल जाता है आसानी से हमारे KVKs में, हमारे बीज निगम में, हमारी जो समितियां हैं बीज उत्पादक, सबके पास इनका बीज उपलब्ध है। तो किसान और या फिर किसान से किसान लेके जरूर नई किस्मों का उपयोग, उकटा निरोधी किस्मों का उपयोग करें, जिससे उनके खेतों में कोई आगे चल के समस्या ना आए। नेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे हमने आपको बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए जहां पे हमें पानी की कमी है या पालाल की समस्या है, तो वहां पे हम स्पेसिफिक वैरायटी हैं जैसे IPL 81, JL1, JL3, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं, इनको हम उपयोग करें। राइस फैलो इलाका है जहां पर राइस के बाद हम खाली छोड़ देते हैं, वहां पे अगर हम मसूर की खेती करते हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी है। बड़े दाने वाली अलग वैरायटी है। जहां रस्ट की प्रॉब्लम है, हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में रस्ट की प्रॉब्लम उतनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर रस्ट की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम ये जो वैरायटी है हमारी नरेंद्र मसूर 1 है, नरेंद्र मसूर 2 है, HUL 57 है, पंत L4 है, जो ठंडे इलाके हैं जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर रस्ट की प्रॉब्लम आती है। हमारे मध्य प्रदेश में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, विल्ट रेजिस्टेंट, जहां पर विल्ट की बहुत ज्यादा समस्या है वहां पे JL3 है, DPL 62 है, इनका उपयोग करें। ये विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जिनको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि हमने आपको वैसे ही कहा कि कम उत्पादन के जो कारणों में एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम निग्लेक्टेड सॉइल में, खराब मिट्टी में कम पोषक तत्वों के साथ मसूर की खेती करते हैं या दलहनी फसलों की खेती करते हैं, इसलिए उत्पादन हमें कम प्राप्त होता है। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद हम उर्वरकों का उपयोग करें, ये सभी क्रॉप्स के लिए लागू होता है, मसूर के लिए भी यही बात है। हम सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर साल में कम से कम एक बार डालें जमीन में, या वहां पे हरी खाद के रूप में हम कोई भी सन या ढेंचा को बोएं, जिससे हमारा करीब करीब 1 हेक्टेयर में 200 कुंटल हरा पदार्थ जमीन में मिलता है, जो हमारी जमीन की उत्पादकता, सरंध्रता और उपजाऊपन को बढ़ाता है। दलहनी फसल होने की वजह से मसूर की जो पोषक तत्वों की मांग है वो कम रहती है। इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम नेक्स्ट 2 विकल्प हमारे पास हैं, या तो हम DAP और पोटाश का उपयोग करें, या फिर NPK जो 12-32-16 या 14-35-14 आता है उसका उपयोग करें। अगर जहां पे हमें वर्षा ऋतु की नमी में खेती करना है, जहां पे हमारे अलग से सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पे हम 60 किलोग्राम DAP और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करें, यानी करीब करीब आपका 24-25 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। जहां पे हम पलेवा लगा के बोनी करते हैं, सिंचाई की हमारे पास सुविधा है, वहां पे हमें 100 किलोग्राम DAP प्लस 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, या फिर जो NPK हमारा 12-32-16 है उसको 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें उपयोग करना है। इसका उपयोग करने से हमारे तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और मसूर की जो फसल है उससे आपको काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जो खाद और उर्वरक की जो संपूर्ण मात्रा है वो फसल की बुवाई के पूर्व हमें खेत में डालना है, इसके बाद फिर बोनी करना है। जो मसूर का बीज है, हम अगर सीडल से बोते हैं तो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर हमें इसकी बोनी करना चाहिए। नेक्स्ट,
सिंचाई प्रबंधन की बात करें, दो परिस्थितियां हमने आपको जैसे बताया, एक तो असिंचित अवस्था है या वर्षा आधारित क्षेत्र है, या सिंचाई की सुविधा है। इसकी जो जल मांग है वो 140 मिलीमीटर पानी की जो जल मांग है वो है। चूंकि सकारात्मकता प्रभाव यदि हमने सिंचाई की फली आने पे तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ता है। 100 से 120 मिलीलीटर फूल आने पर या दाना भरते समय, दोनों समय अगर हम सिंचाई कर देते हैं सिंचित क्षेत्रों में तो काफी अच्छा इससे फायदा होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की, हमने पूर्व में भी आपको डिस्कस की, कई किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि गेहूं में पानी लगाया 20-21 दिन में, और जैसे ही गेहूं से फ्री हुए 25 दिन में, और फिर सरसों में या आपका मसूर में पानी लगा देते हैं। यदि हमने 45 दिन के पहले मसूर में पानी लगाया तो नमी की अधिकता में स्क्लेरोशियल विल्ट नामक बीमारी लग जाती है। जमीन से लगा हुआ पौधे का जो हिस्सा है वो सूख जाता है, और ये काफी नुकसान इससे हमारे खेतों में होता है। तो हमें 40-45 दिन के पहले किसी भी हालत में मसूर में सिंचाई नहीं करना है। यदि हमने ये काम किया तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। इससे बचने के लिए आप पलीवा लगा के बोनी करें, या फिर नमी पर्याप्त हो तभी बोनी करें, हम बीच में पानी ना लगाएं। और यदि कभी गलती से पानी लग गया और स्क्लेरोशियल विल्ट नामक बीमारी आई तो ऐसी स्थिति में यह अवस्था आती है लगभग 30 दिन के आसपास। उस समय यदि हम सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देंगे क्रॉप के ऊपर, तो ये एक तरह का पीजीपीआर भी है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया भी है, और साथ ही साथ ये डिसीज को भी कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, राइस फेलो एरिया। हालांकि हमारे यहाँ तो कुछ क्षेत्रों में ही राइस फेलो है, जैसे बालाघाट वगैरह में। यदि राइस फेलो एरिया है और वहां पे हमें धान के बाद खाली क्षेत्र पड़ा रहता है तो एरिया बढ़ाने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, पर यूनिट हमें ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए हम वहां पे जो विल्ट रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं उनको वहां पे लगाएं, और इसके बाद बीज की हम बोनी करें। क्योंकि इस इलाके में कम मात्रा में खाद डाली जाती है तो वहां पे हम 2% डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे उत्पादन काफी अच्छा प्राप्त हो। हमारे देश में करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहां पे राइस फेलो इलाका है, धान के बाद जगह खाली पड़ी रहती है, उसका उपयोग करके हम वहां पे मसूर की या चने की, जो भी आपके यहाँ सुविधा हो, उसकी बोनी करके उस एरिया को हम पल्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मसूर में जो खरपतवार और फसल की जो प्रतिस्पर्धा अवधि है वो 40 से 45 दिन की है। इस दौरान हमें खेत में डोरा कुल्फा चला के या व्हील हो, हैंड हो चला के हमें खरपतवारों को खत्म करना है। जिन क्षेत्रों में हम मसूर की खेती करते हैं वहां पे अगर हम 2-3 वर्षों में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देते हैं तो उससे काफी हद तक खरपतवार हमारे नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने सिंचाई करके, पलेवा करके मसूर की बोनी करनी है तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो बुआई के पूर्व फ्लोक्लोरिन या बुआई के ठीक बाद 24 घंटे के अंदर हम पेंडामेथ्रिन का उपयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम रसायनों का उपयोग ना करें, हम शस्य क्रियाओं या यांत्रिक उपायों द्वारा खरपतवारों को नष्ट करें, क्योंकि रासायनिक जो खरपतवार नाशी है इनको डालने से हमारी जमीन की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही है। तो जब बहुत आवश्यक हो तभी रसायनों का उपयोग करें, अन्यथा अन्य जो विधियां हैं उनका उपयोग करके हम खरपतवार या कीट नियंत्रण का काम करें। नेक्स्ट, सबसे बड़ी जो बीमारी शुरुआत में हमने आपको बताया कि यदि जल्दी हमने पानी लगा दिया, जल्दी पानी खेतों में पहुंच गया तो जमीन से जुड़ा हुआ जो इलाका रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ पौधे का जो हिस्सा है वो हमारा गल के नष्ट हो जाता है और थोड़े दिनों बाद वहां पे दही जैसी सफेद फफूंद दिखने लगती है। ये स्क्लेरोशियल विल्ट नामक बीमारी है। इसका उपाय है कि हम बीज को बीजोपचार करें ट्राइकोडर्मा विरिडी से या कार्बेंडाजिम से, और गोबर की सड़ी हुई खाद ही उपयोग करें। कच्ची गोबर की खाद उपयोग हम ना करें। यदि हमने गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद का उपयोग किया तो निश्चित तौर पे ये बीमारी हमारे खेतों में नहीं आती है। और यदि ये बीमारी कभी आपको दिखने लगे तो ऐसी स्थिति में सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से हम खड़ी फसल में 30 दिन की अवस्था पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट,
एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उकटा की। ये एक तरह का फफूंदी जन्य रोग है और जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सब में उकटा नामक बीमारी आती है। फ्यूजेरियम की अलग अलग स्पीसीज, चाहे चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे मटर हो, चाहे अरहर हो, सभी में ये बीमारी आती है। और ये जो बीमारी है इसका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो इसकी रेसेस हैं, इसकी जो प्रजातियां हैं फ्यूजेरियम की, वो बहुत स्पेसिफिक हैं। मतलब एक स्थान पे अगर हमने कोई वैरायटी लगाई तो हो सकता है उसमें विल्ट ना आए, और दूसरे स्थान पे हमने वही सेम वैरायटी लगाई तो वहां पे विल्ट आ जाए। इसका कारण ये है कि जो फ्यूजेरियम की जो स्पीसीज हैं वो कई तरह की स्पीसीज हैं और अलग अलग खेतों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक इंटीग्रेटेड प्रयास करना पड़ेगा कि हम फसल चक्र भी अपनाएं, गर्मियों की ग्रीष्मकालीन जुताई भी करें, ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1 क्विंटल गोबर की खाद में मिला के 1 हेक्टेयर जगह में हम बुवाई के पहले गीले खेत में उपयोग करें और बीज को उपचारित करें, और ऐसी किस्मों का उपयोग करें जिनमें उकटा की समस्या कम आती है। जब हम ये इंटीग्रेटेड इफेक्ट बीमारी के लिए करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाके ये बीमारी हमारी 2-3 वर्षों में खत्म हो पाएगी। नेक्स्ट, मसूर में उकटा नियंत्रण पर हमने कुछ हमारे प्रयोग और परीक्षण भी किए और इसमें हमने सिर्फ 2 इंटरवेंशन लिए, एक तो वैरायटी और दूसरा एक तो बीजोपचार और दूसरा मिट्टी का उपचार। वैरायटी किसान की ही थी, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हमने ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार किया और ट्राइकोडर्मा को ही हमने सॉइल ट्रीटमेंट किया, 2-3 वर्षों तक लगातार एक खेत में करने पे हमने ये पाया कि बीमारी की जो तीव्रता है वो 76% तक कम हो गई और उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई। तो एक वर्ष में ऐसा नहीं होगा, जब हम 2-3 सीजन में 2-3 साल में ये लगातार उस खेत में ये काम करेंगे तब जाके ये बीमारी हमारी खत्म होगी। अगर इसमें हम साथ में इम्प्रूव वैरायटी या विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का भी इंटरवेंशन ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपकी 1-2 वर्षों में ये बीमारी उस खेत से पूरी तरह खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, ये वही डिसीज कंट्रोल के जो हमारे जो ये थे कि अगर हमने उसमें जो बीमारी थी वो फार्मर प्रैक्टिस में 20% थी तो वो हमारी एफएलडीज में 4.9% थी। 76% का उसमें हमें इंक्रीज मिला, डिक्रीज मिला, 76% तक हमारी बीमारी कम हो गई। दूसरा जो बीसी रेशो था, बीसी रेशो मतलब 1 रुपए लगाने के बाद किसान को 2 रुपए 90 पैसे मिले और उसी चीज में हमें 1 रुपए खर्च करने पे 3 रुपए 64 पैसे प्राप्त हुए। तो हम विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी और सॉइल एप्लीकेशन और सीड ट्रीटमेंट यदि हम ट्राइकोडर्मा विरिडी से करते हैं तो हमारी डिसीज की जो समस्या है वो हमारी 90% तक खत्म हो सकती है। नेक्स्ट, एक रस्ट जो डिसीज है, हालांकि हमारे यहाँ उसका प्रकोप कम होता है, नहीं होता है, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं वहां पे ये बीमारी आती है। यूरोमाइसिस साइसरीज जो फफूंद है उसकी वजह से ये बीमारी होती है और इसमें जो पत्तियां हैं और तने हैं उस पर फफोले से पड़ जाते हैं। और जब ये बीमारी हर साल नहीं आती है लेकिन जब कभी भी आती है तब इससे काफी नुकसान होता है, पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा खराब हो जाता है और उत्पादन हमारा काफी प्रभावित होता है। यदि ये बीमारी की शुरुआत आपको पत्तियों में दिख रही है तब आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले बताया कि बिना बीजोपचार के आपको कोई भी बीज आपको नहीं बोना है। अगर हमने बीजोपचार किया और डिसीज की शुरुआत में अगर हमने कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो मिश्रित फफूंदनाशी बाजार में मिलता है उसका स्प्रे कर दिया तो ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। यदि जरूरत पड़ती है तो हम रिपीट स्प्रे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कटवर्म की। चूंकि हमने या आपने देखा होगा कि मसूर की बोनी ज्यादातर हम वर्षा की नमी में कर देते हैं, बरसात की नमी जो हमारी संरक्षण है उसमें कर देते हैं। तो ये जो कटुआ इल्ली जमीन के अंदर रहती है, एग्रोटिस एप्सिलॉन, ये हमारी मसूर के पौधों को काटता है। और ये काटने से जो नीचे वाले जो फोटोग्राफ आपको दिख रहे होंगे अभी रिसेंट के फोटोग्राफ है, किल्लई गाँव है एक सागर के पास, राहतगढ़ के पास, अभी 4-5 दिन पहले वहां से किसान ने भेजे थे। तो वहां पे ये इल्ली जो है उसको जब भी मौका लगता है उसको काट देती है और ये बहुभक्षी कीट है, मसूर के अलावा आलू या और जो दूसरे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो चूंकि ये नुकसान वही पहुंचाती है जहां पे नमी की कमी होती है, सूखे में बोनी होती है, यानी वर्षा की नमी में बोनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे क्लोरोपाइरीफास डस्ट या मिथाइल पैराथियान डस्ट, इसकी 15 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान से यदि डस्टिंग कर देते हैं तो ये डस्टिंग की वजह से जमीन में भी जो है
इंसेक्टिसाइड रहता है तो ये कीट हमारा नष्ट हो जाता है। हालांकि अगर हम सिंचाई कर दें, लेकिन इस अवस्था में सिंचाई की नहीं जा सकती है, इसलिए जहां पे हमें मसूर की बोनी करनी है, खेती करनी है, कम से कम पलेवा करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, तो कीड़े भी कंट्रोल होते हैं और हमारी फसल की बढ़वार और ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट, एक जो सबसे बड़ी समस्या माहू में आती है वो आती है मसूर में आती है, वो माहू कीट की आती है। ये माहू कीट भी एक ऐसा कीट है जो पौधों का रस चूसता है, और कई बार अगर इसका प्रकोप शुरुआती दौर में हो गया तो फिर ये हमारी पूरी फसल को खराब कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है, यदि हमने वहां पे, और कई किसान भाई क्या करते हैं, मसूर में सरसों बो देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मसूर में सरसों बो दी। क्यों? क्योंकि माहू का जो पोषक है वो मेन है सरसों, तो सरसों में भी नुकसान पहुंचाएगा और मसूर में भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें सेपरेट फार्मिंग करनी है, सेपरेट खेती करनी है, मसूर की अलग, सरसों की अलग, अलग अलग खेतों में मिक्स नहीं करनी है, मिक्स फार्मिंग नहीं करनी है। इसके लिए पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच 20 मतलब 60 हो गए, 20 जो बड़े वाले आते हैं, 1 के 3 टुकड़े हो जाते हैं, 60 प्रति हेक्टेयर में लगाना है। और यदि कीट की तीव्रता ज्यादा है तो एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है। वैसे ये भी देखा गया कि अगर मसूर में माहू का प्रकोप है और यदि आप जो है सिर्फ पानी का भी स्प्रे कर देंगे तेज, तो भी मसूर उससे बह जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको जो है वहां पे कीटनाशी का उपयोग करना। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारी जब फसल की पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगे तब हमें मसूर की कटाई करना चाहिए, और सुखाने के बाद 12% करीब करीब नमी जब हो दानों में तब हमें उसका भंडारण करना चाहिए। यदि हमने असिंचित क्षेत्रों में वर्षा आधारित जमीन में मसूर की खेती की है तो वहां पे 8 से 10 कुंटल, और यदि सिंचाई वाले स्थानों में सिंचित अवस्था में या हमने पलेवा करके और फिर एक पानी और लगाया तो ऐसी स्थिति में हमें जो पोटेंशियल यील्ड है वो 15-16 कुंटल पर हेक्टेयर भी प्राप्त हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो बारानी क्षेत्रों में, वर्षा आधारित क्षेत्रों में हमारी जो लागत है वो बहुत कम रहती है, 6 से 8 हजार रुपए पर हेक्टेयर रहती है, और लाभ इसमें हमें 28 हजार रुपए पर हेक्टेयर तक हो सकता है। सिंचित क्षेत्रों में हमारी जो लागत है वो लगभग 10 हजार रुपए पर हेक्टेयर आती है, और इससे लाभ हमें 45 हजार रुपए पर हेक्टेयर तक मसूर से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ने बहुत पेशेंस के साथ हमारी बात को सुना। कोई क्वेरी आपकी हो, कोई प्रश्न आपका हो, कोई मन में शंका हो तो जो हमसे हो सकता है समाधान उसकी मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मसूर के बारे में। मैं उपस्थित सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए डॉक्टर साहब से अपने क्रम के अनुसार प्रश्न पूछते जाएं। कृपया कर सभी को मौका मिलेगा, आप अपना परिचय देते जाएं और प्रश्न पूछते जाएं। जी, बीडी अजरिया जी कुछ पूछना चाहते हैं, रेज हैंड किया। बीडी। हाँ जी, ये अभी सर ने जो बताया, हेलो, अभी जो बताया कि अभी आपने बताया कि 45 दिन के पहले सिंचाई नहीं करना है। जी, कुछ एरियो में सूखी बोनी होती है और उसके जस्ट बाद सिंचाई करने की प्रैक्टिस है, तो वो उसमें तो स्क्लेरोशियम की प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसलिए अगर सूखे में हम बोनी कर रहे हैं, नमी की एकदम कमी है, तब ऐसी स्थिति में हम पहले पलेवा करें और पलेवा करने के बाद ही बोनी करना चाहिए, क्योंकि 40-45 दिन के पहले यदि हमने सिंचाई की तो आप ये मान के चलें कि 100% वहां बीमारी की संभावना रहेगी। अच्छा, और दूसरा एक था कि आजकल दलहन निदेशालय दलहनी फसलों में सल्फर तत्व की रिकमेंडेशन दे रहा है, तो उसमें यील्ड बढ़ती है क्या मसूर की? हाँ बिल्कुल सर, सल्फर डालने से 12 से 15% तक उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, और खासतौर से ऐसी क्रॉप, सारी क्रॉप मतलब देखिए जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं, न्यूट्रिशन जो हमारा है वो बैलेंस तो है नहीं, तो मिट्टी की जांच यदि हम कराते हैं तो सेकेंडरी जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, सल्फर है, इनकी कमी जरूर वहां मिलती है। तो यदि सल्फर का उपयोग, और खासतौर से दलहनी फसलों में तो सल्फर का काफी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मटर हो आपकी, चाहे ये आपका मसूर हो या ब्लैक ग्राम हो, सभी में अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे यील्ड में फर्क पड़ता है, यील्ड में वृद्धि होती है। और खड़ी फसल में तो हम अगर मसूर में डालते हैं सल्फर का स्प्रे करते हैं 80% WP का या लिक्विड आता है उसका, तो इससे क्या है कि रस्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती,
पाले की भी समस्या से हम बचेंगे, क्योंकि ये एक तरह का फंजीसाइड भी है ये, जी जी जी। और ईल्ड भी बढ़ेगी, तो तीनों फायदे होंगे। अर्जरिया साहब को बहुत बहुत नमस्कार। मैं नमस्कार। आशीष त्रिपाठी, आप शायद आपने पहचान लिया होगा। हाँ हाँ, पहचान ली मैंने। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, रात अच्छी टॉक थी। मसूर जा रही है, इस समय बहुत जरूरत है मसूर की। जी जी ये जी। अच्छा अच्छा प्रयास है। अच्छा, जो कटवर्म का बताया, उसमें जो आजकल डस्ट है वो कम मिलती है, तो वो हाँ हाँ, क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आने लगा है। डस्ट, हाँ डस्ट डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। हाँ, वो कॉम्बिनेशन भी आने लगा है आजकल। जी 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 हाँ, वो भी इफेक्टिव है। जी जी, बिल्कुल ओ, बिल्कुल। ओके, ठीक ठीक। थैंक यू थैंक यू। ओके सर। अखिलेश जी बात करना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपका हैंड रेज है। जी सर अखिलेश कुमार नमस्कार। पांडे जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैं रीवा से बोल रहा हूँ। जी जी जी, अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। जी मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि क्या कहते हैं, रेस्ड बेड में मसूर बोने में कुछ अंतर रहेगा, फायदा रहेगा? एक्चुअल में क्या है, मसूर को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, और रेस बेड में हम प्लांटिंग करते हैं तो आ, फायदा देखो, रेस बेड से जो फार्मिंग है वो खरीफ क्रॉप्स के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स जी में जब रेस ज्यादा होती है तो पानी, एक्सेस पानी होने की वजह से पौधे खराब होते हैं, या जब मान लीजिए मॉइस्चर नहीं है, बारिश कम हो रही है, तो जो फरोज हैं उसके बीच में जो पानी है वो इरिगेशन के काम आता है। तो खरीफ क्रॉप्स में ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन रबी क्रॉप्स में यदि हम करते हैं तो फायदा तो है उसका, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जैसे चने की हम कर सकते हैं, रेस बेड से प्लांटिंग हो रही है, उसके इनोवेशन काफी किसान भाई कर रहे हैं, तो मसूर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और मेन बात हम जो मसूर की कर रहे हैं कि कम पानी वाले इलाके में मसूर को प्रमोट करना है, जहां सिंचाई नहीं है, तो वहां हम कम कॉस्ट में, कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट अगर लेना चाहते हैं, तो कोई हमें लगता बहुत आवश्यकता नहीं है रेस बेड प्लांटिंग की, करने को कर सकते हैं। पंकज जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो चैट बॉक्स से कुछ सवाल लेना चाहते हो। पंकज पटेल जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो चैट बॉक्स से डॉक्टर साहब से सवाल हो। पंकज भाई। हाँ भैया, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मैं पूछता हूँ। ऐसा सच तो अभी कोई क्वेश्चन है नहीं। और कोई किसान भाई चाहते हो? पूछना चाहते हैं मनीष मिश्रा जी। ओके, बहुत ही सार्थक चर्चा की, और डॉक्टर साहब के बसों का अनुभव जो है बहुत ही क्लियर कट तरीके से डॉक्टर साहब ने सभी चीजों को कवर किया है, और यही कारण है कि प्रश्नों जो है कम आ रहे हैं। एक किसान भाई का प्रश्न है जी, एक किसान भाई का प्रश्न, हाँ, इंटरक्रॉप के रूप में आप अलसी ले लें, बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। मसूर और अलसी की इंटरक्रॉपिंग आप करें, उससे आपको जो विल्ट की प्रॉब्लम है वो आपकी कम हो जाएगी। कि मसूर की जो लिंसीड है, अलसी की जड़ों से कुछ इस प्रकार के एसिड का स्राव होता है कि जो विल्ट डिसीज को कंट्रोल करता है। तो चना के साथ या मसूर के साथ अगर अलसी की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो किसान भाई यदि चाहते हैं तो इंटरक्रॉप के रूप में मसूर की खेती कर सकते हैं। एक किसान भाई का प्रश्न है कि मसूर में सबसे ज्यादा कीट कौन सा लगता है? माहू कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और जब बादल का मौसम होता है, बदली रहती है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो माहू है उसका प्रकोप काफी होता है। उससे बचाव के लिए ये है कि जैसी बदली का मौसम हो, हम पानी का स्प्रे कर दें, एलो स्टिकी ट्रेप जो पीले रंग के चिपचिपे पंच आते हैं उनको खेतों में लगाएं,
और जो अवांटेड प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है, या दूसरी वैरायटी का कोई पौधा वहां पे उग गया, या सरसों के पौधे वहां पे हैं, तो उनको निकाल के अलग कर दें, क्योंकि सबसे पहले जो प्रकोप माहू का होता है वो जिनमें फूल आते हैं पीले या सफेद रंग के, उनमें होता है। तो उस पौधों को अगर हम अलग कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमारी माहू का प्रकोप हमारे खेत में नहीं होगा। जी त्रिपाठी सर, एक कंटेस्टेंट का क्वेश्चन है कि जी क्या हम कटवर्म्स के लिए बीटी का उपयोग कर सकते हैं? बीटी का उपयोग, चूंकि स्टैंडिंग क्रॉप में ज्यादा फायदा रहता है उसका, बीटी का कर सकते हैं उपयोग। उससे अच्छा है कि मेटाराइजम एनासोफिली का उपयोग करें। ये भी जैविक कीटनाशी है और इसका मार्केट में भी मिलता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम गोबर की खाद में मिला के अगर इसका उपयोग करते हैं मेटाराइजम एनासोफिली का, तो जितने भी सॉइल इंसेक्ट हैं, चाहे वो टर्माइट हो, चाहे ये कटवर्म हो, चाहे आपका व्हाइट ग्रब हो, सभी को कंट्रोल करता है वो। तो काफी अच्छे परिणाम है उसके। तो मेटाराइजम का उपयोग करें सॉइल में जी बोनी के पहले, या स्टैंडिंग क्रॉप में भी कर सकते हैं। सुशील सर भाई कुछ एनपीवी पूछना सर, चाहते हैं? मैं सुशील अजय पाटीदार। बांके सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, पूछिए एनपीवी का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है सर? एनपीवी का उपयोग मसूर में, चूंकि पॉड बोरर का प्रकोप अगर होता है, फली छेदक होता नहीं है जनरली, चने या अरहर में ज्यादा होता है, तो हम पॉड बोरर के लिए एनपीवी का उपयोग करते हैं, फली छेदक कीट जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट हैं जी उनके लिए। तो मसूर में हमें लगता है उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और जो रस चूसक कीट हमने आपको माहू बताया, इसके लिए वर्टिसिलियम लैकिनी एक नया जैविक कीटनाशी आया है। जी इसका उपयोग करने के काफी अच्छे परिणाम है। इसको डालने से जो रस चूसक कीट है वो खासतौर से एफिड है और आपका व्हाइट फ्लाई है, ये काफी कंट्रोल होते हैं उससे। तो माहू के लिए हम जैविक कीटनाशी में वर्टिसिलियम लैकिनी का स्प्रे कर सकते हैं। मैं एनपीवी का ही पूछना चाह रहा था सर, मतलब चने में मुझे जानकारी नहीं है, मसूर के संदर्भ में नहीं, मैं दूसरी नहीं, फसल के। मसूर में नहीं डालें आप, क्योंकि मसूर में फली छेदक कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। तो आप चने में, अरहर में, टमाटर में, इसमें उसका उपयोग करें। और उसकी जो सुशील पाटीदार जी मंदसौर से हैं हमारे। जी सुशील जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते सुशील हैं। पाटीदार जी। जी सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर जी से। जी जी सर, विगत 2-3 वर्षों से मैं मसूर की खेती कर रहा हूँ। तो जी फलियां पकने को आती है मसूर में, मटर में और सोयाबीन में, तब हाँ। दाने दाने पिचक जाने का मेन कारण या तो एक्सेस वाटर हो जाता है सॉइल में, या फिर वाटर का, पानी की कमी हो जाती है ना। तो बरसात में तो एक्सेस वाटर हो सकता है, लेकिन ठंड में एक्सेस वाटर नहीं होता है। आप अगर बरसात में ये समस्या सोयाबीन में आ रही है, तो आप रेसबेड प्लांटिंग वहां पे करें या रिस फरो से खेती करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठंड में आप जो है सिंचाई का जो प्रबंधन है, जो हमने आपको बताया कि फूल आने के दौरान, जब फूल आना प्रारंभ हो, इक्का दुक्का फूल आए, करीब 45 से 50 दिन की स्टेज पे मसूर में सिंचाई करें। या फिर उस समय मान लीजिए पानी की जरूरत नहीं है, तो जब फलियों में दाना पड़ने लगे, दाना भरने लगे, उस समय हम सिंचाई करें। और यदि आपको और बेहतर रिजल्ट लेना है, तो आप एनपीके जो 19-19-19 या 18-18-18 था, उसका 1% का घोल बना के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे जो दाने हैं वो अच्छे पुष्ट हो जाएंगे। जी सर, ये समस्या देखो, पानी की एक्सेस ऑफ वाटर की बात आ रही है, तो इस बार हमारे मंदसौर जिले में पानी खरीफ में न के बराबर गिरा है जी। तो मेरे को नहीं लगता कि पानी की अधिकता के कारण ये हो रहा है। नहीं, पानी की अधिकता नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी बारिश डेफिसिट है, पन्ना जिले में कम पानी गिरा है, लेकिन वो एक साथ जो पानी गिर गया सितंबर में, उससे नमी जो है बहुत ज्यादा रही, और जो पौधे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था उस समय वो नहीं मिल पाया, तो दाने हमारे छोटे रह गए। तो चलिए, ये ठीक है सर, धन्यवाद। इस जी बार हम इन आपके सुझावों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप एनपीके का एक बार जरूर उसमें स्प्रे करें, 1 या 2 बार, 1% का, तो दाना आपका अच्छा पुष्ट हो जाएगा। जी सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा था। सर मैं डॉक्टर साहब सौरभ दुबे, नरसिंहपुर से किसान हूँ सर। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है पाले की। हाँ हाँ कुछ एक
3 या 2 दिन का एक स्लैग आता है, एक समय आता है मोस्टली रात का, जिसमें काफी टेम्परेचर गिर जाता है। जी तो वो जो हम अभी तक नोट कर पा रहे हैं, वो टोपोग्राफी के हिसाब से सर समय आ रहा है दिसंबर एंड से लेकर जनवरी का फर्स्ट वीक। जी तो क्या बौनी में अंतर करके हम उससे बच सकते हैं, जैसे कि मल्लिका, या उसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस लेके चलें? बिल्कुल तो क्या बिल्कुल बचाव हो सकता है? और कोई उपाय हो तो आप कर सकते हैं आप। दूसरा, जब आपको फोरकास्टिंग आ गई है कि अगले 2-3 दिनों में टेम्परेचर डाउन होने वाले हैं, तो आप घुलनशील सल्फर जो 80% आता है, जी यदि इसका स्प्रे आप कर देंगे तो आपका ये समझ लीजिए 80% तक आपकी क्रॉप पाले से बच जाएगी। जी 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 वेटेबल सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के, यानी 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के, यानी चना या मसूर में या और भी हमारी कोई पपीता वगैरह है, सब्जियां, उनमें स्प्रे कर देते हैं, तो लगभग 5 से 6 दिन तक हमारी क्रॉप में सल्फर कंटेंट बढ़ जाने की वजह से पाले का प्रभाव या ठंड का प्रभाव कम हो जाता है। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल बच जाएगी, नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर बढ़ाने से भी कुछ थोड़ा अंतर आया क्या? जैसे उसके फूल की अवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो उससे कुछ क्या पैदावार में अंतर आएगा? जैसे 10 से 15 नवंबर तक अगर अपन बोनी करें तो उससे कुछ फर्क अगर पड़ आपके सकता पास सिंचाई की सुविधा है तो कर सकते हैं आप थोड़े 10-5 है? दिन के लिए, जी जी क्योंकि लास्ट में आपको पानी एक देना ही है उसमें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी 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 थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और कोई किसान जो पूछना चाहते हो कृपया? मुझे लगता है सर सभी के सवाल हो गए हैं। पंकज भाई, आपको चैट बॉक्स में कुछ सवाल दिख रहे हैं क्या अभी? हाँ भैया, मैं देख रहा हूँ। हेलो सर, अमित मिश्रा जी का एक क्वेश्चन हेलो। है कि जी हाँ अमित जी, कभी आप सुन पा रहे हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न इनका। अमित जी का क्वेश्चन है कि फूल की अवस्था में मटका खाद का प्रयोग या स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी ये तो जैविक खाद है, इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं आप। जी जी जी। सर मेरा एक प्रश्न था, पंकज पटेल बोल रहा हूँ सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। जी। सर आपने बताया कि कभी मसूर में अब राइजोबियम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जिस खेत में मसूर लगी हुई थी वहां की 1 या 2 क्विंटल मिट्टी आप लेकर के आपकी क्रॉप में डाल सकते हैं, बीज शोधन या फिर भूमि शोधन कर सकते हैं। तो क्या सर ये सभी लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए रहेगा? जैसे मान लो कभी हमारे इधर अरहर ज्यादा लगती है। नहीं, अरहर में क्योंकि क्या है, रूट सिस्टम बहुत बड़ा होता है, जड़ बहुत गहरी होती है जी। अरहर में वो लागू नहीं है, लेकिन चना में और आपका मसूर में जी सर ये काम करता है। हालांकि आजकल राइजोबियम तो खूब अवेलेबिलिटी है आपकी, अगर आपको कभी नहीं मिले तो मुझे फोन करना आप, मैं आपको पार्सल कर दूंगा यहाँ से तो जी सर आपको मिल जाएगा। तो खूब प्रोडक्शन हमारे जबलपुर में हो रहा है, और वैसे भी NFL में इफको का तमाम कंपनियों का आ रहा है आजकल, तो राइजोबियम की कोई कमी नहीं है। फिर भी जैसे मान लो मसूर हमने खेत में लगाई थी, तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होता अगले साल तक, है ना। उस खेत की मिट्टी को हम छिटक सकते हैं, जिससे राइजोबियम कुछ तो हमारा बढ़ जाएगा। जी सर जी हेलो हेलो। हाँ जी हाँ सर, त्रिपाठी जी सर, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा हेलो। जी जी बताएं। सर मैं ब्रिटिश कंपनी से बात कर रहा था। हाँ सर जो जी आपकी आवाज आपकी थोड़ा आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फसल हाँ जी, अब आ रही है बोलिए जी। हाँ सर, ये बात कर रहा हूँ सर कि जैसे इस साल मैंने गेहूं बोया था पिछले साल, तो उस जगह क्या है हमें इस साल वहाँ मसूर बो या चना की जगह मसूर बो, ऐसा कोई चेंज करने से भी बिल्ड पर कोई फर्क आ फसल सकता चक्र है? का तो विशेष ध्यान रखना है। जिस खेत में आपने पिछले साल गेहूं बोया था उसमें अगर चना या मसूर बोएंगे तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा, है ना। तो बिल्कुल फसल चक्र का ध्यान रखना है अपने को, और बदल बदल के ही खेतों में खेती करना। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है कि हम एक ही क्रॉप को बार बार वहां उपयोग ना करें। अगर अदला बदली करते हैं तो निश्चित रूप से फसल के उत्पादन में और जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका पूरा उपयोग होता है, तो उत्पादन बढ़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मैं अयोध्या से अमित मिश्रा बोल रहा हूँ। आपसे एक प्रश्न था, पाले से बचाव के लिए यदि हम मसूर में गौमूत्र का
स्प्रे करेंगे तो यह कितना असरकारक रहेगा मसूर की फसल में? बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। मसूर में अगर आप 2 या 3 बार गौमूत्र का स्प्रे कर देते हैं तो उसका हमारे एक सागर में हमारे परिचित हैं, उन्होंने पिछले कई सालों से वो गौमूत्र का स्प्रे कर रहे हैं मटर में और मसूर में। उनके खेत में ना तो पाला लगता है, ना उनके खेत में माहू का प्रकोप होता है। तो फ्लावरिंग के बाद से, फूल आने के बाद से वो 2 या 3 बार 10 से 15 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र मिला के स्प्रे करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम है उसके। आप भी कर सकते हैं, उससे पोषक तत्वों की भी उपलब्धता होती है, कीट भी नहीं लगते हैं और पाले से भी आपको क्रॉप बच सकती है। डॉक्टर साहब 15 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र बताया आपने? हाँ, 10 से 15 लीटर पानी में जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपका अद्भुत प्रस्तुतिकरण, बहुत ही अच्छे तरह से आपने प्रस्तुतिकरण दिया जिससे कि प्रश्न कोई रहे ही नहीं। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरे ख्याल से डॉक्टर मैं निवेदन करूंगा, बहुत संदेश को मैं निवेदन करूंगा कि श्री पंकज जी आभार प्रदर्शित करें। भाई पंकज पटेल, आपसे निवेदन है कि डॉक्टर त्रिपाठी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सभी जो किसान भाई आपके पूरा प्रेजेंटेशन और वेबिनार को ध्यानपूर्वक सुना और सभी लोग लाभान्वित हुए, और जिस प्रकार से अभी अमित भैया ने आभार व्यक्त किया, उनके आभार व्यक्त करने के तरीके से ही समझ में आ रहा है कि सभी लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली। बहुत बढ़िया जानकारी और बहुत अच्छा अनुभव रहा सर आपका, और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, हम सभी लोग लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी किसानों से निवेदन है ushmara.sandesh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और उससे आपको जिस जगह आपको जानकारी मिली है, भविष्य में जो हमारे 1 या 2 दिन में जब भी संभव हो रहा है, रबी से संबंधित अगली फसल का वेबिनार हम आयोजित करेंगे, तो फिर से आपके साथ संपर्क होगा। कृपया कर जरूर शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्यासी साहब कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज, निवेदन है। डॉक्टर प्यासी साहब। हाँ, बहुत ही अच्छा और बड़ी तल्लीनता के साथ डॉक्टर त्रिपाठी ने साहब ने बड़ी छोटी छोटी जानकारियों को हम किसानों से साझा किया है। मैं समूह की ओर से, हमारे किसानों की ओर से, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक गण साथ रहे, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी साथी, हमारे अनुसंधान केंद्र में लगे हुए हमारे साथी, बीज उत्पादन में संलग्न सभी साथी, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर त्रिपाठी साहब, विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक साथियों का, डॉक्टर रतिराज खरे साहब, प्रणय व्यास साहब, सभी लोगों का आज हम इस कार्यक्रम में सहयोग मिला। सभी लोगों ने सुना और साथ ही साथ अपने विचार जो है साझा किए। साथ ही हमारे अन्य राज्यों के किसान भाई, हमारे अन्य राज्यों के अनुभवी वैज्ञानिक साथी, उनका भी सहयोग मिला। मैं सभी का जो है बलराम संदेश कृषि जानकारी संग्रह, ये इस समूह का नाम है, जो विगत 2015 से संचालित है, जो सिर्फ किसानों के लिए काम करता है और किसानों को नई नई जानकारी, तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक प्लेटफॉर्म है और किसानों के द्वारा, किसानों के लिए ही ये एक समर्पित संगठन है जो उन्हीं के द्वारा ही संचालित होता है। हम लोग तो केवल एक जरिया मात्र हैं और समूह के मैक्सिमम किसान जो साथी हैं वो किसान हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो बेहतर तरीके से वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपनी बेहतर खेती के लिए जाने जाते हैं। मैं सभी लोगों का आज जो है कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का, साथ ही साथ टीम बलराम में बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं। साथ ही डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक हैं उद्यानिकी विभाग के, पंकज पटेल जी का, धीरज भैया का, सौरभ दुबे जी का नरसिंहपुर से, मनीष मिश्रा जी हैं। तो सभी अपने साथियों का, मित्रों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने
आप लोगों के कारण ही यह बलराम संदेश आज बहुत पॉपुलर हुआ है और वेबिनार के माध्यम से हम